अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले चंद ही दिनों में लगभग प्रोनंसिएशन को लेकर के सब कुछ सीख लिया है। बस चंद एक बारीक बारीक बातें प्रोनंसिएशन को लेकर के बाकी हैं, जिनमें से कुछ का तज़किरा इंशाअल्लाह ताला मैं आज करूँगा और फिर एक और इस तरह का दर्स सेशन दरकार होगा, कम से कम एक और, वो अगर ज़रूरत पड़े तो इंशाअल्लाह ताला कहीं बीच में, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही के दर्स के लिए नहीं, बल्कि कहीं बीच में आज से 10 दुरूस बाद या 20 दुरूस या 25-30 दुरूस बाद अगर ज़रूरत पड़े तब मैं इंशाअल्लाह ताला प्रोनंसिएशन की बात दोबारा छेड़ूंगा, क्योंकि फिर वहां पर चल करके कुछ खास बातें और आती हैं। फिलहाल तो इंशाअल्लाह ताला आज के दर्स के साथ प्रोनंसिएशन का सारा मसला ख़त्म हो जाएगा। और एक छोटी सी बात में यहाँ, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ ये भी रखना चाहूँगा कि देखें, जब हम किसी भी ज़बान को सीखते हैं तो खुसूसन अगर आप उस ज़बान को या तो असरे नौ सीख रहे हों या बिल्कुल आप नए सीखने वाले हों उसके, जिसको बिगिनर कहते हैं, जैसे लिगैर नातिक़ीन बिहा होता है, अगर आप उस लेवल से सीख रहे हों तो यकीनन आप चाहोगे कि आप सबसे पहले अल्फाज कैसे बनते हैं उनको सीखो और उन अल्फाज की फिर अदायगी कैसे होती है वो सीखो। फिर आप 2-2, 4-4 अल्फाज इस तरह मिला करके एक साथ बोलना सीखो। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रामर की तरफ बढ़ने लगो। यही आप उमूमन कहीं भी किसी भी जबान में करते हो। देखे ना, हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान वगैरह में जब हम कुरान सीखते हैं, कुरान पढ़ना सीखना चाहते हैं, कोई छोटा बच्चा कुरान पढ़ना सीखना चाहता है या उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो कुरान पढ़ना सीखे, तो शुरुआत हम नूरानी कायदे जैसे किसी कायदे वगैरह से करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो उसको अलिफ बा ता था जीम हा खा यानी उनकी सही प्रोनंसिएशन सिखाई जाती है। फिर अलिफ और बा के मुरक्कबात, फिर बा या ता के मुरक्कबात, 2-2 हरूफ के मुरक्कबात, 3-3 हरूफ के मुरक्कबात, और उसमें फिर आहिस्ते आहिस्ते फतहा का इंट्रोडक्शन होता है, फिर कसरा या दमा वगैरह का एक एक करके एराब का जो इंट्रोडक्शन होता है वो होता है। फिर उसके बाद तनावीन आती हैं, शद्दा वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद और कवायद आहिस्ता आहिस्ता आते जाते हैं कि कहाँ आप दम करोगे, कहाँ आप अलग से पढ़ोगे। फिर कहीं जा करके आहिस्ता से बच्चा कुरान में कुरान पढ़ना शुरू करता है। तो उसी हिसाब से किसी भी जबान का ले लें आप, किसी भी जबान के साथ यही मामला है। अंग्रेजी भी आप देखें तो सबसे पहले आप स्कूल्स में जाते हैं तो बचपन में नर्सरी वगैरह में या फिर रिसेप्शन वगैरह में अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट की सही प्रोनंसिएशन सिखाते हैं। फिर उसके बाद 2-2, 3-3 हरूफ का एक वर्ड बनाना सिखाते हैं। ये चीज़ जो हमने सीखी है, ये और बात है कि कई सारे स्कूल्स में ये नहीं सिखाते। अल्लाह की ज़ात से बस उम्मीद करता हूँ कि स्कूल्स में भी ये चीज़ सिखलाएं। अगर लोग शुरू ही से अगर इस चीज़ पर तवज्जो दें तो फिर बच्चा 5वीं 6ठी जमात तक पहुंचते पहुंचते उसकी अंग्रेजी के कम से कम प्रोनंसिएशन परफेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जरूरत नहीं रहती उसको इन तमाम चीजों की तरफ ध्यान दिलाने की, उसकी तकरार करवाना हो या फिर रेपिटेशन के साथ साथ याद मुराजे के साथ साथ जाना हो, इन सब की जरूरत नहीं होती। तो उस हिसाब से हमने भी यहाँ सोचा कि जब हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, देखिए मैं शुरुआत तो सीधे साधे बल्कि सीधे सीधे ग्रामर से कर सकता था,
मैं कह सकता था कि चलो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, 8 में से हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो पढ़ेंगे। इसमें जो है फिर डरता है इंसान। मैंने कई मरतबा खुद देखा है लड़कों को डर जाते हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, अब सारे 8 याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, ये एडवर्ब क्या होता है, ये फिर कंजंक्शन क्या होता है, ये परेशान हो जाता है। इन अल्फाज के जो नाम, ये जो अंग्रेजी के अल्फाज होते हैं, इन्हीं को देख करके थोड़ा सा सहम जाता है लड़का। तो उस तक पहुंचने से पहले, वहां तक रसाई से पहले अगर आप ये सब आसान करके दे दें, तो फिर उसको कोई भी वर्ड, जैसे मैंने कहा था ना कि आज जितने वीडियोस आपने देखे हैं अब तक, उनकी बिना पर आज आपके सामने मैं कोई भी लफ्ज रखूं, मुझे पक्का यकीन है अगर आपने ये सारे पिछले 2 हफ्तों में जो 4-5 वीडियोस जो बने हैं, उनको अगर आप पूरी तरीके से देख कर उन पर आप पकड़ है अगर आप उनकी उस पर जो सिखाया गया है उन वीडियोस में, तो यकीन माने मेरी बात का, आपके लिए दुनिया के किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, अंग्रेजी के किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मुश्किल नहीं होगा। शुरू शुरू में तो हो सकता है जरा सा आपको देखना पड़े, मगर एक वक्त आएगा फर्राटे के साथ आप किसी भी नए वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी दे सकते हो। एक और चीज होती है, आजकल वेब का जमाना है और कई दफा ऐसा होता है कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाओ, नए वर्ड को देखो, आप उसके आगे एक छोटा सा स्पीकर का सिंबल बना होता है, उस पर क्लिक करो आप, तो उसका साउंड आ जाता है। वो तो फिर इमिटेट करना हुआ, नकाली हुई उसकी, वो आपने वो सुन लिया, आपने वो उसको हूबहू उस तरीके से अदा कर दिया, तो वो नक्काली से ज्यादा कुछ नहीं हुई। ऑन द कॉन्ट्री, उसके बरक्स, अगर आप इनको इनकी बारीकियों के साथ, जिस तरह हमने पिछले 4-5 दुरूस में सीखा है, वो जहन में रखते हुए चलो आप, और उसके बाद भले ही आप वो स्पीकर का सिंबल जहां है उस पर क्लिक करो, तो न सिर्फ आप उसको समझ पाओगे बल्कि उसको आप नक्काली किए बिना भी कल के दिन आप सही तरीके से उसको अदा कर पाओगे। ये फर्क होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हमारे इस तरह के दुरूस की इब्तिदा और उसका आगाज इस तरह के प्रोनाउंसिएशंस को लेकर हो, क्योंकि ये सब सुधर जाएंगे तो फिर आपका ग्रामर वगैरह सीखना बड़ा आसान हो जाएगा बिइज़्निल्लाह। चलिए, उस हिसाब से काफी लंबी हमारी वो हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया काफी लंबा। आज मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ एक खास चीज होती है जो अंग्रेजी जबान का एक अटूट हिस्सा है, उस पर मैं बात करूंगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन का एक अटूट हिस्सा है, उस पर बात करूंगा मैं। वो चीज है सिलेबल। अंग्रेजी का एक लफ्ज है सिलेबल, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। असल में सिलेबल ये है कि आप उसको इकाई आवाज कह सकते हैं। इकाई आवाज यानी एक दिशा में, एक डायरेक्शन में चलने वाली एक आवाज। जब उस आवाज के बीच में, यानी एक डायरेक्शन में, अब चाहे वो डिफ्थोंग हो चाहे मोनोफथोंग, उसकी बहस नहीं है, वहां से हम आगे आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब एक डायरेक्शन में चल रही है आवाज, हल्का सा बदलाव होगा, जैसे डिफ्थोंग्स में हमने देखा, उसके मुताबिक हल्का सा बदलाव तो होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उस डायरेक्शन में जो आवाज चल रही है किसी एक डायरेक्शन में, उसको फिर तोड़ने के लिए एक कॉन्सोनेंट आता है, एक कॉन्सोनेंट साउंड आता है, फिर दूसरी दिशा में आवाज चलने लगती है, फिर एक और कॉन्सोनेंट आता है, फिर तीसरी दिशा में एक आवाज चलती है। तो ये जो अलग अलग दिशाओं में एक 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 टुकड़े के हिसाब से आवाज चलती है, ये सब जो है सिलेबल्स कहलाते हैं। एक यूनिट साउंड, अंग्रेजी में अगर देखें, एक यूनिट साउंड जो कई दफा पूरे का पूरा वर्ड भी हो सकता है, और कई दफा कई सारे हिस्सों पर मुश्तमिल एक वर्ड हो सकता है। समझ रहे हैं आप? कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक वर्ड ही होता है, पूरे का पूरा वर्ड एक ही सिलेबल कहलाता है, पूरे के पूरे वर्ड में बस एक ही सिलेबल आता है। उसी हिसाब से कई दफा ऐसा भी होता है कि 1, 2, 3, 4 इस तरह के 4-5 सिलेबल्स मिलकर के तब एक वर्ड बनता है। तो दोनों सूरतें मुमकिन हैं। और आम तौर पर जैसे मैंने अभी कहा, एक एक सिलेबल में एक एक वावल साउंड मिनिमम होता है। ये वावल साउंड ही है जो किसी सिलेबल को उसको डिफाइन करवाता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर एक सिलेबल अगर आपको मैं उसकी मिसाल दूं, टिश्यू,
मेरे सामने टिश्यूज पड़े हैं, टिश्यू टिश्यू। अब आप देखें, आप खुद, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या है इसमें सिलेबल्स कितने हैं, ये सब मैं आपको बताने से पहले आप सोचो टिश्यू में कितने अलग अलग दिशाओं में साउंड ट्रैवल कर रहा है। डिफ्थोंग्स मोनोफ्थोंग्स की तरफ मत सोचो आप। अगर आप फिर डिफ्थोंग्स को बीच में लाओगे, हालांकि इसमें वो होगा नहीं इंशाल्लाह ताला, इस वर्ड में तो नहीं है, मगर इस तरह मैं कोई और वर्ड आपके सामने रखूं, फिर आप डिफ्थोंग को लेकर के आओगे, आप कहोगे आपने तो कहा था कि डिफ्थोंग में थोड़ा सा डायरेक्शन मुड़ जाती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं कि एक जो साउंड चल रहा है उसको तोड़ने के लिए बीच में एक कॉन्सोनेंट साउंड आता है। तो अब टिश्यू आप देख रहे हैं, तो एक तो ई आ गया, टी के साथ एक वावल साउंड है, फिर उसको सेपरेट किया, उसको तोड़ने के लिए श का साउंड आया, फिर उसके बाद वू आया। तो आप बताएं टिश्यू टिश्यू टिश्यू, दो हो गए ना। तो ये जो टी है वो एक सिलेबल कहलाता है और शू जो हुआ वो दूसरा सिलेबल कहलाता है। मेरे सामने एक और ऐसे ही वर्ड पड़ा, यहां देख रहा हूं मैं, एनीथिंग एनीथिंग। आप बताएं एनीथिंग में कितने साउंड्स होने चाहिए? हमने पढ़ा है एनीथिंग शुरू होता है वो ए वाले जिस जो हमने सीखा था मोनोफ्थोंग्स में, फिर उसके बाद एन के बाद एक साउंड आता है ई, लिखा आई जैसे जाता है, ई का साउंड होता है उसका। फिर उसके बाद हमने थ वो साउंड सीखा था हमने टीएच वाला, फिर उसके बाद एक और ई का साउंड आता है, लिखा आई जैसे जाता है। तो इसमें कितने इस तरह के वावल्स आप अगर गौर करके देखें तो कितने वावल्स आ रहे हैं? वावल साउंड्स, वावल लेटर्स नहीं कह रहा हूं, वावल साउंड्स की बात कर रहा हूं। कितने आ रहे हैं? एनीथिंग एनीथिंग। तो आप कहेंगे कि हाँ, एनीथिंग एक ऐसा वर्ड है जिसमें 3 सिलेबल्स हैं, यानी वो 3 सिलेबल्स का एक मुरक्कब है। ये असल चीज होती है, ये सिलेबल्स कहलाते हैं। अच्छा, इनको सीखने का मकसद क्या है? इनको सीखने का मकसद ये है कि हम अगर अरबी जबान में कोई लफ्ज अदा करते हैं, उर्दू जबान हो गई या आपकी अपनी मादरी कोई और जबान हो गई, अगर आप हिंदुस्तान ही के हैं, तो कोई जो उर्दू, हिंदी और मराठी वगैरह के अल्फाज हों या फिर अरबी के भी अल्फाज हों, तो उसको आप देखें गौर करके, जैसा लिखा है हूबहू वैसे पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर तफसीर तफसीर। अब आप इसको तफसीर इसलिए पढ़ते हो क्योंकि फा पर सुकून लगा है, सीन के बाद या आया है, यानी सीन को जो कसरा लगा है वो उसी डायरेक्शन में साउंड जा रहा है, उसी वजह से आप तफसीर कहते हो। अब इसको आप या अगर निकालो उसका तो तफसीर कहोगे। ये और बात है कि इस तरह का वर्ड होगा नहीं, मैं बता ये रहा हूं कि जितना लिखा जाता है उतना ही पढ़ा जाता है। हिंदी के भी अल्फाज ले लें आप, अक्षर अक्षर, हमने अ लिखा इसीलिए अ पढ़ा, हमने श लिखा, क लिखा इसीलिए हमने क पढ़ा, शा पढ़ा। और का को हमने खोला क्यों नहीं, अक्षर क्यों नहीं पढ़ा हमने? क्योंकि अक्षर वैसे लिखा जाता है, वैसे ही पढ़ा जाता है। तो जैसे लिखा जाता है वैसे ही हूबहू पढ़ा जाता है। अब अगर अक्षर की बजाय मिसाल के तौर पर आपके पास अक्षर जब आप लिखा उसमें एक मात्रा और बढ़ा दें, आप अक्षार कहें आप, तो यकीनन आप उसको अक्षार ही पढ़ोगे क्योंकि उसके सामने एक और खड़ी मात्रा लगी है उसके आगे। अगर उसको कोई और अक्षर के बजाय कोई बक्सर कहे, बिल्कुल वही पढ़ोगे आप। मगर अंग्रेजी में ये ऐसा नहीं होता। इसी वजह से अगर आप किसी अंग्रेज को सुनते हो, किसी अगर अंग्रेज को आपने कभी सुना हो या इस तरह कहीं कुछ देखने करने का इत्तेफाक हुआ हो, तो गौर करके देखें। मिसाल के तौर पर अंग्रेजी कमेंट्री जो लोग करते हैं, अहले जबान हिंदुस्तानी भी करते हैं अंग्रेजी कमेंट्री, में उनकी बात नहीं कर रहा, खासतौर से क्रिकेट वगैरह की कमेंट्री। अंग्रेजी कमेंटेटर्स जो होते हैं अहले जबान, उनके सामने जब हिंदुस्तानी प्लेयर्स के नाम आते हैं तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो? कभी आपने गौर किया है? जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं वैसे नहीं करते वो। क्यों? उनको बचपन से ही ऐसे सिखलाया गया है कि देखो भाई, ये अल्फाज जो आप पढ़ रहे हो ये सब सिलेबल सेंट्रिक हैं, यानी ये एक 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 अलग अलग सिलेबल्स, 4 4 5 5 3 3 सिलेबल्स या 2 2 सिलेबल्स के मुरक्कबात हैं। और इनमें होता यह है आमतौर पर, ये जो मैं पते की बात बता रहा हूं इसको, इस पर ध्यान दें आप, इनको सिखलाया बचपन से। बल्कि अंग्रेजी जबान ही ऐसी है, ऐसा नहीं है कि इनको इनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही, नहीं ऐसा नहीं है, जबान ही ऐसी है। इनको सिखलाया जाता है कि देखो
एक अगर आपके सामने 4-5 हुरूफ या 4-5 सिलेबल्स वाला, हुरूफ नहीं 4-5 सिलेबल्स वाला वर्ड पड़ा हो, तो इसमें आम तौर पर होगा ये कि अगर मिसाल के तौर पर मान लें कि 5 सिलेबल्स वाला कोई वर्ड उनके सामने रखा हो, तो वो कहेंगे कि देखो इसमें तीसरा सिलेबल ज्यादा खींचता है, चौथा सिलेबल ज्यादा खींचता है, इसमें पहला सिलेबल नहीं खींचता। इसीलिए मिसाल के तौर पर हमारे अपने बचपन में जो मुसलमान खिलाड़ी हुआ करता था, जिसको मैं पसंद नहीं करता, अजहरुद्दीन, उसको देखें आप कैसे अंग्रेज प्रोनाउंस करते थे उसको, अजहरुद्दीन अजहरुद्दीन अजहरुद्दीन। जबकि आप किसी अरबी उर्दू जबान जानने वाले से, किसी मुसलमान से इस लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन कहने को कहें, कोई गलती नहीं करेगा, वो कहेगा अजहरुद्दीन, नाम अजहरुद्दीन है, हम कहेंगे अजहरुद्दीन है, वो कहते हैं अजहरुद्दीन अजहरुद्दीन। क्यों? और वो जो डबल डी लिखा था उनके यहां तो फिर भी सिंगल डी प्रोनाउंस होता है। इस तरह क्या सैकड़ों मिसालें ले लें, श्रीलंका के खिलाड़ियों की मिसालें लें, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मिसालें, बांग्लादेश के खिलाड़ियों की मिसालें और हिंदुस्तान के अपने खिलाड़ियों की मिसालें, इनके नामों की मिसालें आप लेकर के अंग्रेज अहले जबान कमेंटेटर से सुनने की कोशिश करें, वो कितना मुख्तलिफ प्रोनाउंस करते हैं। वजह उसकी ये है कि उनके यहां ये सब साफ साफ है और ये अंग्रेजी जबान की हकीकत है। याद रखें, मैं अब अपने पॉइंट पे आ रहा हूं कि अंग्रेजी जबान में बसा औकात ऐसा होता है कि अगर आपके पास 4-4, 5-5 सिलेबल्स से पर मुनहसिर 4-4, 5-5 सिलेबल से बना हुआ एक मुरक्कब हो, तो सारे के सारे 4 या 5 के 5 मुरक्कबात उसी तरह नहीं खींचेंगे जिस तरह दूसरे मुरक्कबात खींचते हैं। मुरक्कब अगर है इस तरह 5 हरूफ का, 5 सिलेबस का, तो कभी कभी यूं मुमकिन है कि पहला नहीं खींचेगा, दूसरा सबसे ज्यादा खींचेगा। कभी यूं भी मुमकिन है कि पहला नहीं खींचेगा, दूसरा भी नहीं खींचेगा, तीसरा सबसे ज्यादा खींचेगा। कभी यूं भी मुमकिन है कि पहला, दूसरा, तीसरा नहीं खींचेगा, चौथा सबसे ज्यादा खींचेगा। तो ये चीज जो होती है, इसको प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रेस कहते हैं। इन सिलेबल्स के साथ जो होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। कभी ऐसा भी होता है, मैंने कहा ना प्राइमरी या सेकेंडरी कहा मैंने, कभी ऐसा होता है मिसाल के तौर पर यूं मान लें कि कोई 5 सिलेबल्स वाला कोई वर्ड है, चौथा वाला सबसे ज्यादा खींचेगा, चौथे वाले के मुकाबले में पहला वाला उसके रिलेटिवली, उसके मुकाबले में कम खींचेगा, बाकी जो दूसरा, तीसरा और 5वां है वो बिल्कुल कम खींचेंगे, उनसे भी कम खींचेंगे। ये इस तरह की प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। हो सकता है आपको अभी भी कुछ समझ में ना आ रहा हो, ये क्या हवाई बातें हो रही हैं ऐसा लग रहा हो आपको, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी आएंगे हम। मैं एक एक करके इंशाअल्लाह ताला आपके सामने अल्फाज रखता जाऊंगा, फिर उस हिसाब से बात भी करता जाऊंगा। यकीन माने मेरी बात का, मैं आपके सामने इस तरह से अल्फाज रखता जाऊंगा और उस ताल्लुक से बात भी करता जाऊंगा, तब आपको इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर समझ में आने लगेगा। एक मिसाल लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो इतना मानकर चलें कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ एक सिलेबल पर बनते हैं, कुछ होते हैं जो 2 सिलेबल पर बनते हैं। जो एक सिलेबल पर बनते हैं उसको मोनोसिलाबिक कहते हैं। जिनको इस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है और वो आगे बढ़कर इसमें और कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बस ये नाम है। वगरना आप में से हर एक के लिए ये नहीं है कि हर एक को ये नाम याद रखना होगा कि देखे भाई इसका नाम मोनोसिलाबिक वर्ड्स है, उसका नाम डाई सिलाबिक नहीं। मैं सबके लिए नहीं बता रहा हूं। एक वर्ड से जो बने हुए होते हैं, एक सिलेबल से, दूसरे मानों में एक सिलेबल से जो बने हुए होते हैं उनको मोनोसिलाबिक वर्ड्स कहते हैं। जो 2 सिलेबल पर मुनहसिर हो उनको डाई सिलाबिक वर्ड्स कहते हैं। जो 3 पर बने होते हैं उनको ट्राई सिलाबिक, क्वाड्री सिलाबिक, इस तरीके से 3, 4, 5 जिस तरह से होते हैं, एक 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 आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम पहले, दूसरे और तीसरे के बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, बल्कि ज्यादा करके पहले, दूसरे ही के बारे में बात करेंगे। पहले एक सिलेबल वाला लेते हैं, ऐसे अल्फाज जो बस सिर्फ एक ही सिलेबल से बने हैं। मिसाल के तौर पर आप मार्च, जनवरी, फरवरी जब आप बोलते हैं तो एक महीना आता है उसमें मार्च। देखें, मार्च जब आप बोल रहे हो, हालांकि इसमें म का साउंड है, इसमें च का साउंड है, बीच में वावल आया है, आ आया है बीच में, तो उस हिसाब से आप सोच रहे होंगे ये कैसे एक सिलेबल का हो गया, इसमें तो इतने सारे लेटर्स हैं या फिर इतने सारे साउंड्स हैं। याद रखें, आपके सिलेबल को डिफाइन कौन करेगा या क्या करेगा आपके सिलेबल को डिफाइन? किसी भी वर्ड के अंदर जो 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 वावल साउंड है वो डिफाइन करेगा। अगर वावल साउंड की दिशा मुड़ रही है
खास तौर से कोई कॉन्सोनेंट साउंड आकर के उसको तोड़ता है, फिर आगे एक और कॉन्सोनेंट साउंड, फिर आगे एक और वावल साउंड जुड़ता है, तब वो 2 सिलेबल का हो सकता है। इसी तरह एक और आए तो 3 सिलेबल का हो सकता है। मैं बताऊंगा उसकी एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने रखूंगा। तो मैंने कहा मार्च, इसी हिसाब से आप देखें रूल्स, रूल्स। हालांकि देखने में इतने सारे लेटर्स हैं ये, मगर एक ही डायरेक्शन में साउंड चल रहा है। जब उसको उस वावल साउंड को काटा है किसी कॉन्सोनेंट साउंड ने आकर के, तो उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है वो। रूल्स, बस यही खत्म हो गई बात, रूल्स। ठीक है, उसी हिसाब से आप हाउस, हाउस, बस एक ही दिशा में साउंड चलता है, आओ, आओ की दिशा में साउंड चल रहा है, हाउस। उसी हिसाब से प्रे, प्रे, प्रे। कुछ लोग अब आप इसको इस चीज से नहीं समझ पाए हैं, तो मैं एक और आसान फॉर्मूला देता हूं आपको। कई लोग इस फॉर्मूले को भी यूज करते हैं। कई लोग कहते हैं, और कुछ को काम करता है, कुछ को काम नहीं करता है। कई लोग कहते हैं कि आप जब किसी लफ्ज को अदा कर रहे हो तो आपकी अपनी चिन यानी थोड़ी को आप थोड़ा सा पकड़ें हल्का सा, और जब आप बोल रहे हो कोई अंग्रेजी वर्ड तो देखें कि आपकी ठोड़ी कितनी दफा हिलती है। जितनी दफा हिलती है आपकी ठोड़ी, उतने उसके सिलेबल्स हो गए। कुछ लोग कहते हैं कभी ये वर्क करता है, किसी किसी के केस में वर्क करता है, किसी किसी के केस में नहीं करता। तो अगर आप उन खुशनसीबों में से हैं जिनके केस में ये इस तरह ठुड़ी को पकड़ करके किसी लफ्ज का अदा करना और फिर काउंट करना, ठीक है, इक्वेशन, अच्छा 3 सिलेबल का, एक बोलते हुए हला, वे बोलते हुए हला, जन बोलते हुए हला। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो करिए, वरना जो प्रिंसिपल मैंने बताया है दैट वुड नेवर फेल यू, ये कभी आपको फेल होने नहीं देगा। अच्छा, ये बात हो गई सिलेबल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसकी। अच्छा, आइडेंटिफाई, 4 सिलेबल वाला। अब जब भी कोई वर्ड इस तरह का आपके सामने आए, खुद से सोचने की कोशिश करें आप कि ये कितने सिलेबल वाला हो सकता है, कितनी जगह इसके साउंड में ऑब्स्ट्रक्शंस, रुकावटें आ रही हैं। एक रुकावट ऐसी आई कॉन्सोनेंट के जरिए से, फिर आगे बढ़ने लगा साउंड, फिर एक और कॉन्सोनेंट आ गया, उसकी वजह से रुकावट आ गई, फिर उसकी वजह से एक और, फिर उसके बाद एक और कॉन्सोनेंट साउंड। इस तरीके से आप रुकावटों को गिनते जाएं, देखते जाएं, तो इंशाल्लाह ताला आसानी होगी इसको आपको पहचानने में। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था, एक तो मैंने ये तरकीब आपके सामने रख दी कि आप ठोड़ी पकड़ कर देखें। दूसरी इसकी इससे भी आसान, ये खैर ठुड़ी का कभी करता है कभी नहीं करता है मैंने कहा, और जो मेथड मैंने बताया वो कभी आपको फेल नहीं करेगा अगर आप उसको पूरी तरीके से समझ पाए। दूसरा एक और मेथड जो बहुत कम लोग बताते हैं, वो भी कभी आपको फेल नहीं करेगा, वो मैं आज बताता हूं इंशाअल्लाह ताला। वो ये है कि जब आप डिक्शनरी खोलें, डिक्शनरी जब आप खोलें किसी भी वर्ड के कितने सिलेबल्स हैं गिनने के लिए, तो जिस वर्ड को आप टाइप करके उसकी प्रोनाउंसिएशन देखना चाहते हैं, उस लफ्ज को आप पहले देखें, ठीक है, और आगे उसमें यह देखें कि उसमें कितने फुल स्टॉप दूसरे मानों में लगे हुए हैं। असल में फुल स्टॉप नहीं कहना चाहिए, मगर समझते हम इस वर्ड को बड़ी आसानी से हैं। ये देखें कि उस वर्ड के अंदर, बाहर नहीं, उस वर्ड के अंदर, बाहर तो होते नहीं वैसे, उस वर्ड के अंदर कितने ऐसे डॉट्स बने हुए हैं। याद रखें, आप देखें कि कितने ऐसे डॉट्स इस एक वर्ड के अंदर बने हुए हैं। जितने डॉट्स हैं, डॉट्स से पहले और बाद वाले को काउंट करके देखें तो उतने आपके साउंड होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप देखते हैं किसी वर्ड को, उसमें अगर 3 डॉट्स बने हैं, तो पहले एक सिलेबल आ गया, एक डॉट बना, दूसरा सिलेबल, दूसरा डॉट, तीसरा सिलेबल, तीसरा डॉट, फिर चौथा सिलेबल, यानी वो 4 सिलेबल वाला वर्ड होगा। इसी वजह से उसके अंदर 3 डॉट्स आए हैं। अगर 2 सिलेबल वाला वर्ड होता है तो 1 डॉट होता है, 1 सिलेबल वाला वर्ड हो तो डॉट ही नहीं होगा, क्योंकि डॉट की जरूरत ही नहीं पड़ी। मिसाल के तौर पर आप खोल कर देखें डिक्शनरी चाहे तो, कि मैंने आपसे कहा प्रे, मैंने आपसे कहा हाउस, मैंने आपसे कहा रूल्स, आप देखें योर, आपका योर, उसको देखें, वर्क, इसी तरह उसको भी देखें, और आप चाहें तो स्टीम, उसको भी देखें। इनके आगे पीछे कोई डॉट नहीं बना होता, ये आपको बताएगा कि ये 1 सिलेबल वाला वर्ड है। तो ये हो गए मोनोसिलेबिक वर्ड्स। इसी तरीके से डाई सिलेबिक, 2 सिलेबल वाले वर्ड्स की मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता चलूं। एंजिन, एंजिन, देखिए ना, एंजिन, 2 मरतबा साउंड को कॉन्सोनेंट साउंड्स ने आकर के काटा, वावल साउंड्स को 2 मरतबा कॉन्सोनेंट साउंड्स ने आकर के काटा, तो 2 सिलेबल वाला ये हो गया।
हम रनर बोलते हैं, नहीं, रन। तो र एक तरफ चल रहा था, हालांकि आगे भी उसी दिशा में दूसरे मानों में चलता ऐसा लगता है, मगर आकर उसको काटा किसने है? उसको काटा है एक एन साउंड ने, साउंड ने आकर के काटा है, तो रनर। इसी हिसाब से आप देखें डिस्टेंस, फिर से दो हो गए। कंटेन, खन एक दिशा हो रही थी उसकी, खन हो रहा था वो, फिर टेन हो गया, तो कंटेन। एप्पल। हमारी अपनी जबान जो हम सीख रहे हैं, इंग्लिश, ये भी दो का हो गया। इसी हिसाब से चंद एक ट्राइसिलेबिक वर्ड्स की मिसालें आपके सामने रखता चलूं मैं। इक्वेशन, मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले ही कि इक्वेशन एक ट्राइसिलेबिक वर्ड है, 3 सिलेबल्स वाला वर्ड है। उसी हिसाब से फॉर्मेशन, यहां भी देखिए आप इस तरीके से भी फॉर्मेशन, ठीक है, 3 सिलेबल वाला हो गया। एक्सरसाइज, उसी हिसाब से इमेजिन, या फिर एग्जाम्पल, एक तरफ हो गया, एग्जाम्पल तीसरी तरफ हो गया, ठीक है। उसी हिसाब से इंटरवल नहीं, इंटरवल, ठीक है। ये इस तरीके से आप देखते जाएं। अब आगे मैं आपको एक और छोटी सी चीज इंशाअल्लाह ताला 2-4 मिनट में बात खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा एक चीज होती है प्राइमरी स्ट्रेस, दूसरी चीज होती है सेकेंडरी स्ट्रेस। जब वर्ड बड़ा हो, कोई वर्ड बड़ा हो, तो उसमें एक जगह स्ट्रेस नहीं होती, 2 जगह स्ट्रेस होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं एक मिसाल लेता हूं उसकी। अब जितनी भी मिसालें मैंने आपको दी हैं अब तक, शुरू से आए आप वीडियो के शुरू से और अब तक जितनी भी मिसालें दी हैं, उनमें सब ऐसे ही अल्फाज आए हैं जिसमें एक ही जगह स्ट्रेस पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन कहा था, इक नहीं खींचता, वही खींचता है, इक्वेशन, क्योंकि जिन भी नहीं खींचता। फिर आप इक्वेशन नहीं कहते, आप इक्वेशन। अगर आप फास्ट भी बात कर रहे हो, I'd like to solve this equation, equation, ऐसे ही बोलते हैं आप अगर आप फास्ट भी बोल रहे हो। उसी हिसाब से can you kindly imagine, वही खींचेगा ये, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ऐसे हुरूफ जिनमें एक ही स्ट्रेस होती है, बस यही स्ट्रेस होती है इसकी। ई उतना नहीं खींचेगा और जेन भी उतना नहीं खींचेगा जितना कि मैं खींचता है। एक्सरसाइज, साइज ये खींचता है, दूसरे नहीं खींचते। उसी हिसाब से एग्जाम्पल, जाम जितना खींचता है उतना एक भी नहीं खींचता, फुल भी नहीं खींचता, ठीक है। ये चीजें आप देखते हुए चलें। ये सब ऐसे अल्फाज हैं जिनमें सिर्फ एक स्ट्रेस होती है। अब मैं कुछ ऐसे अल्फाज की बात करूंगा जिनमें 2 स्ट्रेसेस होती हैं, यानी अलग अलग 2 स्ट्रेस होती हैं। याद रखें, उनमें जो सबसे ज्यादा खींचता है वो प्राइमरी स्ट्रेस कहलाता है। जिस सिलेबल को सबसे ज्यादा खींचा जाए वो प्राइमरी स्ट्रेस वाला सिलेबल कहलाता है। जो उसके मुकाबले में, याद रखें, जो प्राइमरी स्ट्रेस के मुकाबले में थोड़ा सा कम खींचता है उसको सेकेंडरी स्ट्रेस वाला सिलेबल कहा जाता है। बाकी के जो दूसरे, अगर उसमें और 3 हो और 4 हो, तो यकसां खींचते हैं उनको। फिर उसमें और बांटा नहीं जाता कि ये टर्शरी हुआ या ये हुआ, ये ऐसा नहीं बांटा जाता उसको। एक मिसाल लें उसकी, अपॉर्चुनिटी। आपको मैं इससे पहले कि बताऊं कि इसमें प्राइमरी स्ट्रेस कौन सी है और सेकेंडरी स्ट्रेस कौन सी है, मैं आपके सामने यही वर्ड दोबारा प्रोनाउंस करता हूं। सबसे ज्यादा जो साउंड खींच रहा है, आप खुद वीडियो को पॉज करके आप खुद ये एसरटेन कर लें, तय कर लें कि ये लंबा है, ये कम खींच रहा है। मैं आपके सामने वर्ड रखता हूं, फिर बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला कि कौन सा प्राइमरी वाला है और कौन सा सेकेंडरी वाला। अपॉर्चुनिटी, ट्यू सबसे ज्यादा खींचा, तो ये प्राइमरी स्ट्रेस उसकी हुई। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रेस जो है वो शुरू में आती है, में आती है, अपॉर्चुनिटी। उसी हिसाब से एकेडमिक। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि शॉर्ट मोनोफोन होने की वजह से साउंड खींचा नहीं जाता, साउंड खींचता नहीं है, क्योंकि उसमें वो ताकत ही नहीं कि उसको खींच सको आप। लिहाजा ऐसी सूरत में आप क्या करते हो, थोड़ा सा आपकी आवाज में उछाल पैदा करते हो। ये अगर आप इस वर्ड को, जिसको मैंने अभी प्रोनाउंस किया है, उसको खींचने जाएं तो बिगड़ जाएगा सारे का सारा। इसको आप एकेडेमिक नहीं बोल सकते, मुझे खींचना है, प्राइमरी स्ट्रेस लगानी है, नहीं,
एकेडमिक, ये यहां पर आपकी आवाज थोड़ी सी ऊंची उठेगी, एकेडमिक। उसी हिसाब से आप देखें इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर। एकेडमिक में ड जो था वो सबसे पहली वाला प्राइमरी स्ट्रेस रखने वाला था, और ए जो था शुरू में एकेडमिक में वो सेकेंडरी स्ट्रेस वाला वर्ड या फिर सेकेंडरी स्ट्रेस वाला सिलेबल था दूसरे मानों में। इंजीनियर, इंजीनियर, नियर, ये जो नियर है ये प्राइमरी स्ट्रेस रखता है, शुरू में जो एन आया है वो सेकेंडरी स्ट्रेस रखता है, बाकी की सब की स्ट्रेस उतनी नहीं होती। उसी हिसाब से साइंटिफिक, साइंटिफिक, ठीक है ना, तो आप खुद समझ गए होंगे, टी में ज्यादा खिंचता है, शुरू में कम खिंचता है। उसी हिसाब से अगर आप देखें एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल, हम कैसे बोलते हैं एनवायरमेंटल नहीं, एनवायरमेंटल नहीं, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल। तो आपका सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला मेन के पास जो स्ट्रेस चल रही है वो, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रेस। और इन सुनाई नहीं दिया आपको, एनवायरमेंटल, जब इन शुरू में सुनाई नहीं दिया तो उसके बाद जो सुनाई दे रहा है वो सेकेंडरी स्ट्रेस वाला सिलेबल कहलाता है। तो ये इस तरह की कुछ मिसालें थी जो मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं और प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रेस पर बात करूं। इसके अलावा वैसे जैसे मैंने कहा था कि और भी बहुत सारी बातें इस सिलसिले में हैं, मगर मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जिनको मैं इंशाअल्लाह ताला आगे चल करके अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिलाइएगा इंशाअल्लाह, कि कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जिनकी स्ट्रेस डिफाइंड होती है, यानी उनकी स्ट्रेस वहीं होगी, बस इतना ही होता है कि इस तरह के अल्फाज अगर आ रहे हैं तो इनमें स्ट्रेस वहीं पड़ेगी। अब चाहे वर्ड दो स्ट्रेस वाला हो, दो सिलेबल वाला हो, चार सिलेबल वाला हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, तो उसकी स्ट्रेस बस वहीं पड़ेगी। इस तरह के कुछ खास अल्फाज 10 एक इस तरह की कैटेगरीज हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला आगे चल करके बताऊंगा। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे याद दिलाएं, इस पर बात करते हैं। चलिए आज का ये दर्स यही खत्म करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने जो भी सीखा है उसको हमारे अपने दीन की सरबलंदी की खातिर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा इस तरह यहाँ बैठना सीखना सब कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।